नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी 10+2 के लिए मैराथन सीरीज। क्या कर रहे हैं? मैराथन सीरीज कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको वे टॉपिक करवाए जा रहे हैं जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और मैराथन सीरीज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। और इसकी आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। कितनी नंबर? 2 नंबर क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में आपको ये टॉपिक एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, क्योंकि एक पार्ट पहले हुआ है पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन का। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है जिसमें आपको पारितंत्र इकोलॉजी के बारे में बताया था, इकोसिस्टम के बारे में बताया था, अनेक परिभाषाएं बताई थी। व्यष्टि क्या है, समष्टि क्या है, समुदाय क्या है, जैव मंडल क्या है, ये परिभाषाएं बताई थी। उसके बाद आपको यह भी बताया कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, इकोलॉजी के फादर कौन है, भारतीय इकोलॉजी के फादर कौन है। ये सारी बातें आपको पार्ट फर्स्ट में बता दी है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट फर्स्ट भी देख लीजिएगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा रखा है। और आज की क्लास में थोड़ा सा क्या है, हमें रटने वाला पोर्शन मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपको मैं इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि रटने की बजाय आप क्या करोगे, इसे समझने का प्रयास करोगे। जी हां प्यारे साथियों, समझेंगे ज्यादा, रटेंगे कम, इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस टॉपिक से चाहे सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में या फिर आने वाली अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हां प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा जरूर आने वाला है। मंजिल मिलेगी ना तब मजा जरूर आने वाला है। तो इस क्लास को लास्ट तक देख लीजिएगा और अपने टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो चलते हैं हमारे नोट्सों के ऊपर, जहां से मैं आपको समझाता हूं। तो आज के हमारे नोट्स हैं, तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए शानदार नोट्स। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर है हमारे नोट्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नोट्स है। यहां से हम कल ने पढ़ा था, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि इसका नाम किसने दिया था। और हमने बात की थी फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ भारतीय इकोलॉजी एंड इंडियन इकोलॉजी। उसके बाद हमने पारिस्थितिकी की शाखाओं के बारे में पढ़ा कि कौन सी ऑटो इकोलॉजी है, कौन सी साइन इकोलॉजी है। उसके बाद हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जैविक घटक और अजैविक घटकों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। पारिस्थितिकी तंत्र के गुण के बारे में जाना और उनके प्रकार के बारे में जाना, उत्पत्ति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, और हमने क्या जाना था, जलीय के आधार पर हो गया, साइज के आधार पर। उसके बाद हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक पढ़े, जिनमें हमने उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, परजीवी, अपमार्जक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था। आज हम बात करेंगे किसकी? खाद्य श्रृंखला की, यानी फूड चेन की बात करने वाले हैं। ये आता है पार्ट 2 प्यारे साथियों, यहीं से स्टार्ट होता है पार्ट 2, खाद्य श्रृंखला। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, इस लाइन को, पहली लाइन को ध्यान से समझ लीजिए बस। क्या है पहली लाइन? उत्पादकों द्वारा, किनके द्वारा? उत्पादकों द्वारा। पहले तो इसको कर लीजिए अंडरलाइन। क्या कह रहा है? उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में
बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। जी हाँ, उत्पादकों के द्वारा जो भी कार्बनिक पदार्थ बनाया जाता है ना, उनमें से क्या उपयोगी होती है? ऊर्जा उपयोगी होती है। ठीक है, आगे देखिए, इन पदार्थों को खाद्य कहते हैं, यानी जिनसे ऊर्जा उपयोगी ऊर्जा हमें मिलती है ना, उन्हें क्या कहेंगे? हम खाद्य कहेंगे, यानी फूड कह देंगे। आगे देखिए, इस खाद्य का उपयोग प्रथम स्तर के उपभोक्ता करते हैं, यानी सबसे पहले जो उत्पादक ने ऊर्जा ग्रहण किया है, पोषण ग्रहण किया है, उसके बाद उनके बाद प्रयोग कौन करेगा? प्रथम स्तर पर उपभोक्ता करेंगे। कौन करेंगे? प्रथम स्तर के उपभोक्ता करेंगे। कल आपको ये सारे बताए थे, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, अपमार्जक क्या है। आगे चलिए, फिर भी एक बार मैं आपको दोबारा बता दूंगा यहां पर क्या होते हैं। इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर पर उपभोक्ता खाद्य पदार्थ के रूप में खाते हैं, फिर अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए सव्य खाद्य पदार्थ बन जाता है। इस अनुक्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो चलिए आपको मैं एक बार यहां बता देता हूं किस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। तो देखिए, सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था? उत्पादक के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? उत्पादक क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और उत्पादक किन्हें कहेंगे? जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, जो भोजन है ना अपना स्वयं बनाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे भोजन अपना खुद बनाते हैं ना। जी श्रीमान, खुद बनाते। जिस प्रकार यहां पर क्या है? सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। यहां पर देखिए, ये सूर्य है, यहां से क्या आया? प्रकाश आया। और यहां पर क्या है? पेड़ पौधे हैं। ये लीजिए, यहां पर क्या है? पेड़ पौधे हैं। यहां पर क्या है? पेड़ पौधे। इन्होंने क्या किया? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। क्या हुई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। और पेड़ पौधों ने क्या किया? ऊर्जा ग्रहण कर ली, अपने पास क्या कर ली? ऊर्जा ग्रहण कर ली। अब यहां पर कोई आता है, चाहे मान लीजिए खरगोश आ जाए, क्या आ जाए? खरगोश आ गया, या फिर मान लीजिए यहां पर क्या आ गया? गाय आ गई। क्या आ गई? गाय आ गई। यहां पर मान लीजिए गाय आ चुकी है, फिर क्या करती है? इनको खाती है। किसको खाती है? घास को खाती है, या पेड़ पौधे की टहनियों को खाती है। गाय हो गया, ऊंट हो गया, और कुछ जानवर मान लीजिए, तो ये इनको खाते हैं। और ये क्या करेंगे? ये खाते हैं तो इनको भी ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा के लिए तो सब कुछ चल रहा है, ऊर्जा इनको मिलेगी। किनको मिलेगी अब ऊर्जा? गाय को मिलेगी, बैल को मिलेगी, ऊंट को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या खाया है प्यारे विद्यार्थियों? पेड़ पौधों को खाया है। और पेड़ पौधों में पहले से क्या थी? ऊर्जा थी। ऊर्जा कहां से आई है? सूर्य के प्रकाश से इनके पास ऊर्जा आई है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ऊर्जा किनके पास आई है? उत्पादक के पास आई है। यानी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवेश किनसे होता है? तो उत्पादक के द्वारा होता है। किनके द्वारा होता है? उत्पादक के द्वारा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रारंभ होता है। उसके बाद किनके पास गई है? यहां पर बैल के पास गई है, गाय के पास, भैंस के पास, या घोड़ा के पास, यानी खरगोश के पास, किसी लोमड़ी के पास, या इनके पास गई है। तो ये क्या हो गए? प्रथम, यानी प्राथमिक। क्या हो गए? प्राथमिक। उसके बाद एक नाम आता है उपभोक्ता। क्या नाम आता है प्यारे विद्यार्थियों? उपभोक्ता नाम आता है। क्या आता है? प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते, उसे क्या कह देंगे हम? उपभोक्ता कह देंगे। जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते, उसे क्या कह देंगे? उपभोक्ता। तो भोजन किनके माध्यम से मिला इन्हें? उत्पादक के माध्यम से मिला है। खुद ने तो भोजन नहीं बनाया ना, जाकर पेड़ पौधों को खाए, यानी इन्होंने क्या किया? दूसरा भोजन ग्रहण किया, यानी खुद ने नहीं बनाया, बना बनाया खाया इन्होंने तो भोजन। और पेड़ पौधों ने क्या किया था? खुद भोजन बनाया था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। तो देखिए, जो खुद अपना भोजन बनाए उन्हें उत्पादक कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता कितने प्रकार को आपके बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो देखिए, उत्पादक के बाद भोजन कौन ग्रहण कर रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता। अब कौन करेगा? द्वितीय उपभोक्ता। कौन करेगा? द्वितीय उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए यहां पर गाय है, गाय ने घास खा लिया, तो गाय को मान लीजिए यहां पर कोई और मिल गया, उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा। मान लीजिए मनुष्य ने क्या किया? गाय का दूध पिया है, तो इसे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी ना। अब आगे तीसरे स्तर
में क्या आ जाएगा, तीसरे स्तर में आ जाएंगे मांसाहारी। तो यहां पर शेर ने क्या किया, मनुष्य को खा लिया, शेर ने क्या किया, मनुष्य को खा गया। तो मान के चलिए ये क्या बन गई, ये खाद्य श्रृंखला। पहले पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को किसी चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को किसी चील ने खा लिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या बन गई, ये खाद्य श्रृंखला बन गई। क्या बन गई, खाद्य श्रृंखला, जिसमें से भोजन अपना स्वयं कौन बनाते हैं, उत्पादक बनाते हैं। यही क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि खाद्य श्रृंखला हम किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो देखिए यहां पर पहले क्या है, उत्पादक, उसके बाद क्या है, शाकाहारी, उसके बाद क्या है, मांसाहारी। यानी पहले घास है, घास को किसने खाया, हिरण ने खाया, और हिरण को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो ये क्या है, एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है। तो आगे चलिए, आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर आगे नोट्सों की बात करें तो क्या कह रहा है आगे, कि किसी खाद्य श्रृंखला में कोई जीव जो भूमिका निभाता है ना, कोई भी जीव हो खाद्य श्रृंखला में जो भी भूमिका निभाता है ना, उसे उस जीव का पोषण स्तर कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे उस जीव का क्या कहते हैं, पोषण स्तर कहते हैं। और पोषण स्तरों को क्रम से T1, T2, T3, T4, T5 आदि, T6, T7 यहां तक लिखा जाता है। अधिकतर आपको T5 तक ही देखने को मिलेंगे पोषण स्तर। कितने तक, अधिकतम 5 पोषण स्तर आप तक मिलेंगे देखने को। आगे देखिए, उत्पादकों से खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी उपभोक्ताओं में होता है। ये लाइन समझ में आ गई ना। उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे, और इनसे ऊर्जा का स्थानांतरण किनको हो रहा है, शाकाहारी उपभोक्ता है। शाकाहारी उपभोक्ता बोले तो जैसे खरगोश होता है, खरगोश मांस नहीं खाता। हम बात करें किसकी, गाय की, गाय कभी मांस नहीं खाती। भैंस की बात करें तो ये क्या है, शाकाहारी। तो इन्होंने क्या हो गई, ऊर्जा स्थानांतरण, उत्पादक से कहां पर गई है ऊर्जा स्थानांतरण होकर, शाकाहारी उपभोक्ताओं में गई है। तो ये लाइन भी समझ में आ गई। तो चलिए अगली लाइन हम समझते हैं क्या कह रहा है अगली लाइन में। ये नोट्स, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तभी तो इन्हें ऊर्जा मिलेगी, तभी तो इनमें क्या आएगा, भोजन मिलेगा। क्योंकि सौर ऊर्जा आती है सूर्य से, तो क्या आती है, सौर ऊर्जा आती है। और हरे पेड़ पौधों में, सॉरी दोस्तों, हरे पेड़ पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है पता है आपको, सौर ऊर्जा है ना, जो सूर्य से ऊर्जा ही है, सौर ऊर्जा को उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन है कर दिया जाता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे कौन सी ऊर्जा को किसमें रूपांतरित करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को प्रकाशिक ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा में। तो किसमें बदलते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ये लाइन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो चलिए आगे चलते हैं। अंतः किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर उत्पादक स्तर होता है। जी हां, हमेशा क्या होगा, प्रथम पोषक स्तर होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, उत्पादक होगा। क्या होगा, उत्पादक। जिन्हें उत्पादक कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उसे T1 स्तर पर रखा जाता है। T1 स्तर पर हम किसको रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर T1 किसको डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, तो ये T1 करता है उत्पादक को। किनको, उत्पादक को करता है डिनोट, यानी पेड़ पौधों को करता है। आगे देखिए, हरे पादपों द्वारा निर्मित खाद्य से संचित ऊर्जा पादपों जिन्हें खाने वाले शाकाहारियों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, ये द्वितीय पोषक स्तर होते हैं। यानी हरे पेड़ पौधों को जो खाता है ना, वो कौन होते हैं, द्वितीय पोषक स्तर होते हैं, यानी T2 कहलाते हैं। और T2 में कौन आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे, यानी शाकाहारी आ जाएंगे। इसमें क्या आ जाएंगे, शाकाहारी। T2 पोषण स्तर में कौन आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता आ जाएंगे T2 स्तर में। आगे देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता को T2 पोषण स्तर में रखा जाता है। ये तो आपको बता दिया। T1 में उत्पादक आ गए, T2 में प्राथमिक उपभोक्ता आ गए। आगे देखिए,
शाकाहारी का भक्षण मांसाहारी करते हैं, ठीक है, मांसाहारी करते हैं, सभी को पता है शाकाहारी है, किनको शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएंगे। दो खाद्य श्रृंखला में तृतीयक पोषक स्तर का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक पोषक है, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। ये मत सोचना तृतीय तो क्या है, पोषण स्तर है, तृतीय तो क्या है, पोषण स्तर, और ये क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि T1 ये तो क्या है, प्राथमिक पोषण स्तर है ना, इसमें तो आ गए उत्पादक, क्या आ गए, उत्पादक। उसके बाद आता है T2, T2 में क्या आ गए प्यारे विद्यार्थियों, T2 में आ गए हमारे प्राथमिक उपभोक्ता, और T3 में क्या आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, और इसी प्रकार T4 में क्या आ जाएगी, तृतीयक उपभोक्ता। तो समझ में है, तृतीयक उपभोक्ता बोले तो उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी आते T4 में, उच्च मांसाहारी आते इसमें निम्न मांसाहारी आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे, शाकाहारी आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएगा, पेड़ पौधे। T1 पता चल गया, T2 पता चल गया, T3 पता चल गया, T4 आपको बता दिया। तो चलिए आगे हम चलते हैं पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है यहां पर, तृतीय उपभोक्ता को आगे आने वाले सभी उपभोक्ता सामान्यतः तृतीयक होते हैं, परंतु तृतीयक के बाद जो अंतिम उपभोक्ता होता है ना, उसे क्या कहते हैं हम, शीर्षस्थ उपभोक्ता कहते हैं। यानी कोई मांसाहारी है ना, उच्च मांसाहारी, जैसे उच्च मांसाहारी मान के चलिए कौन है, शेर मान लीजिए, अगर शेर को भी कोई खाने वाला आ गया ना, तो वो क्या आ जाएगा, शीर्षस्थ उपभोक्ता। उसे कौन से पोषण स्तर में रखेंगे, T5 पोषण स्तर में रखेंगे। और प्रकृति में अधिकतम 5 पोषण स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला देखी गई है, इससे ज्यादा नहीं देखी जाती अधिकतर। तो यहां पर अधिकतर कितनी पोषण स्तर की खाद्य श्रृंखला देखी जाती है, 5 स्तर की, 5 पोषण स्तर की देखी जाती है, जिनमें से सर्वाधिक कौन से आते हैं देख लीजिए। T1 में कौन आ गए, उत्पादक आ गए, और T2 में कौन आ गए, प्राथमिक उपभोक्ता, T3 में द्वितीयक उपभोक्ता, T4 में तृतीयक उपभोक्ता, T5 में शीर्षस्थ उपभोक्ता आ चुके हैं। आगे देखिए, शाकाहारी को हमेशा T2 पोषण स्तर में रखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है प्यारे साथियों, देख लीजिए, T2 को हमेशा नहीं, शाकाहारी को हमेशा T2 पोषण स्तर में रखा जाता है, लेकिन मांसाहारियों को T2 पोषण स्तर पर रखा जा सकता है जब कोई मांसाहारी शाकाहार कर रहा हो। कोई मांसाहारी क्या कर रहा है, शाकाहारी कर रहा है, तो उसे क्या रखा जाता है, यहां पर रखा जा सकता है। जिस प्रकार मान के चलिए, क्या है आपको मैं बताता हूं। तो देखिए यहां पर बात करें, यहां पर क्या आ गए, पेड़ पौधे, क्या आ गए, पेड़ पौधे आ गए, पेड़ पौधे आ गए। एक तो एक मान लीजिए, आपने मान ली, क्या मान ली, आपने मान ली प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर माने तो क्या माने, कुत्ता माने, बिल्ली माने, मान लीजिए लोमड़ी है, क्या है, लोमड़ी, लोमड़ी है, ठीक है। एक मान लीजिए यहां पर शेर मान लीजिए, क्या आ गया, शेर आ गया। तो अब देखिए T1 में आप किसको रखोगे, T1 में तो आ जाएगा पेड़ पौधा। अब T2 में किसको रखोगे, लोमड़ी, क्योंकि ये पेड़ पौधे की टहनियों को भी खा लेती है, मांसाहारी भी है। तो ये देखिए T2 पोषण स्तर पर रखा जा सकता है किसको, मांसाहारी को। मांसाहारी T2 पर आ गए ना, आ गया ना T2 पर, और T3 पर कौन है, शेर आ गया। तो यहां पर देखिए T1 T2 T3 हो गया, T1 T2 T3 यहां पर बन चुका है। यहां पर उत्पादक, यहां पर मांसाहारी, यहां पर उच्च मांसाहारी आ गए। लेकिन ये और देखिए यहां पर एक, यहां पर है पेड़ पौधे, एक है गाय, एक क्या है, गाय, और एक मान लीजिए शेर है, ये क्या है, शेर। तो अब देखिए गाय को हमेशा T2 पर ही रखा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, शाकाहारी है, T2 पर ही रखा जाएगा। इसको आप न तो T3 पर आप ले जा सकते हो, अगर T3 पर ले जाते हो तो गलत हो जाएगा। शाकाहारी को हमेशा T2 पर ही रखा जाता है, T2 पर ही रखा जाता है। तो आगे चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं क्या है, खाद्य श्रृंखला के प्रकार। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण स्तर क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, उत्पादक किसे कहेंगे, उपभोक्ता किसे कहेंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना प्यारे साथियों, तो अब पहले वाली क्लास पहले देखकर आइए, क्योंकि उसमें आपको उत्पादक, उपभोक्ता,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इनके बारे में एक एक करके बता रखा है, उदाहरण भी आपको बता रखे हैं। तो जाकर पहले वाली क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगी। और जिसने पहले से वो क्लास लगा रखी है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए खाद्य श्रृंखला के बात करते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पर देखिए, नंबर 1 पर आता है कौन सा, चारण खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। ये क्या होती है प्यारे साथियों, तो चलिए इनके बारे में बात कर देते हैं। यह खाद्य श्रृंखला सजीव हरे पादपों से प्रारंभ होकर, देखिए कहां से प्रारंभ होती है ये खाद्य श्रृंखला, हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ होती है, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी तक जाती है। यानी ये क्या एक क्रम में चलती है, पहले पेड़ पौधे आएंगे, उसके बाद शाकाहारी आएगा, उसके बाद मांसाहारी आएगा, उसके बाद उच्च मांसाहारी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा चारण खाद्य श्रृंखला में। प्रकृति में अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में इसी प्रकार की खाद्य श्रृंखला मिलती है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, तो कौन सी मिलती है, चारण खाद्य श्रृंखला मिलती है। आगे देखिए, जलाशयों से मिलने वाले पादप प्लवक, उसके बाद जंतु प्लवक, उसके बाद मछली, अनुक्रम खाद्य श्रृंखला घास तल में पाए जाने वाले घास, खरगोश, लोमड़ी। देखिए जल में बात करें ना, तो जल में तो सबसे पहले क्या आएगा, पादप प्लवक आएगा, क्या आ जाएगा, पादप प्लवक। और स्थल की बात करें, स्थल में क्या उगता है, घास उगता है, और जल में क्या होते हैं, पादप प्लवक होते हैं। घास को कौन खाएगा, खरगोश, और पादप प्लवक से ऊर्जा ग्रहण कौन करेंगे, जंतु प्लवक करेंगे, और खरगोश को लोमड़ी खा जाएगी और जंतु प्लवक को मछली खा जाएगी। तो ये क्रम चलता है, जलाशयों के बारे में देख लिया और स्थल के बारे में देख लिया, यानी स्थल पर तो घास, खरगोश, फिर लोमड़ी, इस प्रकार चलेगा, और जल में पादप प्लवक, जंतु प्लवक, मछली, इस प्रकार नहीं चलेगा, पहले घास आ गया, फिर खरगोश आ गया, नहीं पहले घास आ गया, पहले क्या आ गया, घास आ गया, उसके बाद लोमड़ी आ गया, इस प्रकार नहीं आएगा। आएगा किस प्रकार, इसके स्थान पर घास के बाद हमेशा क्या आएगा, यहां पर आएगा शाकाहारी। या फिर आपको ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा कि आपको पहले मिल जाए खरगोश, खरगोश, खरगोश के बाद आ जाए लोमड़ी, लोमड़ी के बाद आ जाए शेर। क्यों, क्योंकि चारण खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, खाद्य श्रृंखला हरे पादपों से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है, हरे पादपों से। ये तो क्या हो गया, शाकाहारी हो गया खरगोश तो, लेकिन उससे पहले क्या आना चाहिए था, हरा पादप आना चाहिए था, इसलिए खरगोश से प्रारंभ नहीं होगी, कहां से, हरे पादपों से प्रारंभ होगी। हरे पादप जल में तो कौन होते हैं, पादप प्लवक होते हैं, और स्थल पर क्या होते हैं, घास होते हैं। आगे देखिए, चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर पहले छोटे जीवों से होकर बड़े जीवों तक जाती है, यानी छोटे छोटे करके इस प्रकार चलती रहती है। कौन सी, चारण खाद्य श्रृंखला। उसके बाद आती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। कौन सी, परजीवी खाद्य श्रृंखला इसके बाद आती है। तो देखिए परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करें तो यह श्रृंखला पादपों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से होते हुए छोटे जीवों में जाती है। तो देखिए किस प्रकार जाएगी, तो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें पादपों से प्रारंभ होती है, यानी हरे पेड़ पौधों से ये प्रारंभ होगी। मान लीजिए कोई पेड़ है, क्या है, कोई पेड़ है, ये लीजिए पेड़ आ गया। उसके बाद क्या आएगा, इसमें कोई शाकाहारी आ जाएगा, शाकाहारी इस बड़ा होता है ना, ये लीजिए कोई शाकाहारी आ गया। उसके बाद मान लीजिए क्या आ गया, शाकाहारी से भी बड़ा आ जाए कोई, मान लीजिए कोई मांसाहारी, इससे भी बड़ा है मांसाहारी। अब मांसाहारी की ऊर्जा ग्रहण कौन करेंगे, यहां पर करेंगे परजीवी, या कौन करेंगे, अपमार्जक करेंगे। कौन करेंगे, अपमार्जक, अपमार्जक। ये क्या करेंगे, अपमार्जक। इस मांसाहारी के मरने के बाद या बात करें किसी प्रकार इनके शरीर में जाएंगे और उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, यानी ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला। देखिए वृक्ष आ गया, वृक्ष पर पक्षी भोजन किया, वृक्ष से पक्षी ने भोजन ग्रहण किया और पक्षी को कोई कीट खा गया, मान लीजिए कोई कीट खा गया। तो आगे देखिए परजीवी अपने शिकार को मारकर नहीं खाता, जबकि उसके शरीर में छिपकर रहता है। देखिए मारकर नहीं खाता है, उसके शरीर में छिपकर ही वार करता है। देखिए घर का बेदी लंका ढाए, वो वाली बात हो गई यहां पर। तो परजीवी ऐसा ही जानवर है, घर का बेदी लंका ढाए वाली। इसी प्रकार आता है एक अपर्द या मर्तो
परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें उसी प्रकार होता है, सड़े गले पदार्थ से क्या होती है यहां पर खाद्य श्रृंखला। देखिए इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में मर्त कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है। सड़े गले पदार्थ, मर्त पदार्थों से यह खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। सड़े गले मर्त पदार्थ है, मान लीजिए कोई सड़ा गला यहां पर पड़ा हुआ है, इसमें क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जीवाणु पनपने लग जाएंगे। आपने देखा भी होगा सड़े गले में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये क्या करते हैं, इनको गलाने का कार्य करते हैं। ये लीजिए यहां में क्या हो गए, जीवाणु हो गए। जिस प्रकार इस प्रकार जीवाणु देखे होंगे आपने, वे हो गए जीवाणु या कवक, और जीवाणु भोजी जीवाणु को खा जाएंगे। यानी इस प्रकार रहता है ये अप्रद या मर्तोपजीवी खाद्य श्रृंखला। नाम से ही पता चल रहा है मर्तोपजीवी, यानी मरे हुए से भोजन प्राप्त करता है, यहां से इसकी प्रारंभ होती है। आगे देखिए ये पारितंत्र दूसरे पारितंत्र से आने वाले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और यहां पर देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में जीवाणु एवं कवक प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अप्रद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। जीवाणु, जीवाणु कह दिया, गाय कह दिया, भैंस कह दिया, या फिर आपको और दे देगा जीवाणु भोजी। तो कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, किसमें, अप्रद खाद्य श्रृंखला में। आगे चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं। नोट लगा कर ये बात कह रखी है क्या, सामान्यतः खाद्य श्रृंखलाओं में अपघटों का स्थान नहीं दिया जाता, इन्हें पूरी श्रृंखला के नीचे स्थान लिख दिया जाता है, क्योंकि उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय उत्पादक आदि उपभोक्ता, सॉरी दोस्तों क्या है, ये उत्पादक आ गया, उसके बाद ये उपभोक्ता हैं, सभी पोषण स्तर प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति में तीनों प्रकार की भोजन श्रृंखलाएं निरंतर चलती रहती हैं। ये जो श्रृंखलाएं आपको बताइए चलती रहती है, परंतु अप्रद भोजन श्रृंखला वनों में और घास तलब पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पेड़ पौधों से क्या नीचे गिर गया, फल गिर गया, वो सड़ जाएगा। इसी प्रकार पेड़ पौधों से पत्तियां गिर गई, वो सड़ेगी, यानी उससे भोजन जीवाणु ग्रहण करेंगे। यानी घास और वनों में कौन सी श्रृंखला आपको अधिकतर देखने को मिलेगी, अप्रद भोजन श्रृंखला देखने को मिलेगी। और जलीय और स्थल की बात करें, जलीय और स्थलीय में चारण और परभक्षी खाद्य श्रृंखला का अधिक योगदान होता है, क्योंकि चारण में क्या होता है, हरे पेड़ पौधों से प्रारंभ होता है, उसके बाद छोटा जीव, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा, इस प्रकार ये श्रृंखला चलती है। तो अब देखिए खाद्य जाल क्या है। खाद्य जाल हमने अभी तक क्या पढ़ा है, खाद्य श्रृंखला पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी, खाद्य श्रृंखला पढ़ी। अब हम बात करेंगे कि खाद्य जाल क्या है। ये जाल, जाल से ही समझ रहे हो ना, जाल क्या होगा, बड़ा, ताकि उसमें फंस सके। जिस प्रकार ये है घास, घास को किसने खाया, घास को खा लिया मान लीजिए खरगोश ने। किसने खाया, खरगोश ने खा लिया घास को। ये क्या है, घास है। ये लीजिए एक बार घास बना लेते हैं। घास को किसने खाया, खरगोश ने खाया। और घास को और कौन खा सकता है, गाय खा सकती है, गाय खा सकती है। और घास को कौन खा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, घास को और खा सकता है, यहां पर हम बात करें तो गाय खा ली, खरगोश ने खा लिया, और कौन खा सकता है, छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, जिस प्रकार केचुए मान लीजिए, केचुए तो नहीं खाते, और क्या माने प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी मान लीजिए, कोई एग्जाम्पल ही ध्यान में नहीं आ रहा है, तो देखिए हम माने तो जीवाणु नहीं होते, तो क्या माने यहाँ पर, देखिए प्यारे साथियों दिमाग में कुछ ही नहीं आ रहा, क्या बड़ी बात हो गई। खरगोश आ गया, गाय आ गई, मान लीजिए इन्हीं को आगे हम बढ़ाते हैं, याद आएगा तब लिख देंगे। आगे चलिए, आगे खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। खरगोश को किसने खाया, लोमड़ी ने खाया। और लोमड़ी को किसने खा लिया, शेर ने खा लिया। अब शेर किसको खा जाएगा, गाय को भी खा सकता है। शेर सीधा किसको खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है। और यहां पर आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए, चूहा मान लीजिए, चूहा खा जाता है ना, कणक को नुकसान, गेहूं को नुकसान पहुंचाता है चूहा, तो चूहा को कौन खा जाती है, लोमड़ी खा जाती है। और इसी प्रकार लोमड़ी को कौन खा जाता है, शेर। और चूहा को और कौन खाता है, शेर नहीं, सांप खाता है। कौन खाता है, सांप खा जाता है। और सांप को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। और बाज को कौन खा जाएगा, नीचे शेर खा जाएगा। यानी इस प्रकार ये खाद्य जाल बन जाएगा एक तरह। देखिए घास से प्रारंभ हुआ, घास को चूहे ने खाया, घास को गाय ने खाया, घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, खरगोश को शेर ने खाया, गाय को शेर ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, बाज को शेर ने खाया, बाज ने शेर को नहीं, शेर ने बाज को खाया। इस प्रकार रहती है ये खाद्य जाल। ये क्या बन गया, एक खाद्य जाल बन गया प्यारे विद्यार्थियों। क्या बन गया, खाद्य जाल, इसको कहते हैं खाद्य जाल। तो देखिए
किसी भी खाद्य श्रृंखला में एक साथ बहुत सी खाद्य श्रृंखला चल रही हो, यानी एक साथ ये ना बहुत सारी खाद्य श्रृंखला चल रही हो, जिसमें खाद्य श्रृंखला आपस में जटिल रूप धारण कर लेती है, एक जाल का निर्माण कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल जितना जटिल होगा पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही क्या होगा, स्थायी होता है। खाद्य जाल जटिल होना पारिस्थितिकी में पोषण की उपलब्धता बताता है। क्या बताता है, उपलब्धता बताता है। देखिए यहां पर ये रहा एग्जाम्पल, देखिए घास है, घास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। देखिए एग्जाम्पल ये रहा एक टिड्डे वाला, घास को किसने खाया, चूहे ने खाया। घास को किसने खाया, खरगोश ने खाया। और यहाँ टिड्डे को छिपकली ने खाया, छिपकली को किसने खा लिया, बाज ने। और टिड्डे को किसने खाया, बाज ने। खरगोश को भी बाज खा जाता है, और चूहे को भी बाज खा जाता है। चूहे को सांप ने खाया, सांप ने बाज को खाया। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये क्या बन गया, जाल बन गया अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर। तो इसे क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। तो देखिए खाद्य जाल में 5 थे, जिस प्रकार एक तो बना था घास, टिड्डा, बाज। फिर घास को ग्रास ओपर यानी टिड्डे ने खाया, टिड्डी को छिपकली ने खाया, छिपकली को बाज ने खाया, छिपकली को बाज ने खाया। घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को किसने खाया, बाज ने खाया। और बाज को गिद्ध या लोमड़ी ने खा लिया। घास को यहां पर चूहे ने खाया, चूहे को बाज ने खाया, चूहे ने बाज को खाया, चूहे को बाज ने खाया। इस शब्द को ध्यान रखिए, चूहा थोड़ी खाएगा बाज को, बाज खाएगा किसको, चूहे को। घास किसके द्वारा खाया गया, चूहे के द्वारा खाया गया। चूहे को किसने खाया, सांप ने खाया। और सांप को किसने खा लिया, बाज को खा लिया। यानी इस प्रकार ये खाद्य जाल बना होता है। बाज के अतिरिक्त अंतिम पोष रीति में गिद्ध, लोमड़ी, मानव भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह खाद्य जाल क्या हो जाता है, और भी जटिल हो जाता है। आगे देखिए क्या है, आगे हम बात करें खाद्य पिरामिड की। किसकी बात कर लेते हैं, खाद्य पिरामिड क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, या एल्टोनियन पिरामिड क्या है। तो देखिए खाद्य पिरामिड, ये पिरामिड क्या होते हैं ये आपको मैं बताऊंगा आगे। चलिए, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है किसको, खाद्य पिरामिड को। अलग अलग पोषण स्तर के जीवों को उनकी संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, ऊर्जा के आधार पर जमाने पर बनने वाला त्रिभुज रूपी श्रृंखला या रूपी क्या पिरामिड जो बनता है त्रिभुज रूपी, उसे क्या कहते हैं, खाद्य पिरामिड कहते हैं। किस प्रकार बनेगा पिरामिड, या तो बनेगा पिरामिड इस प्रकार बनेगा, या पिरामिड आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। किस प्रकार, इस प्रकार देखने को मिलेगा पिरामिड आपको। ये लीजिए, इस 2 प्रकार के पिरामिड आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से, ये तो है सीधा पिरामिड, सीधा पिरामिड त्रिभुज के समान, और ये त्रिभुज उल्टा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड हो जाएगा। खाद्य पिरामिड उल्टा, उल्टा सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पिरामिड के आधार पर उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आदि को लिखा जाता है। यदि पिरामिड का आधार सबसे बड़ा है तो पिरामिड सीधा बनेगा। देखिए पिरामिड का आधार, ये आधार देखिए बड़ा है ना, ये लीजिए आधार बड़ा आ गया तो पिरामिड क्या बन गया, सीधा। और यदि आधार किसी अन्य पोषक से क्या है, छोटा है, देखिए छोटा बनाते हैं तो छोटा इस प्रकार बनेगा। ये लीजिए बड़ा तो ऊपर आ गया, आधार क्या है, छोटा, तो अगर छोटा आ जाए तो पिरामिड क्या बनता है, उल्टा बनता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं संख्या पिरामिड की। किसकी, नंबर 1 आता है हमारा संख्या पिरामिड। तो देखिए यह प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या को दर्शाता है, यानी जीव कितने हैं, इस प्रकृति में जीव ज्यादा है या कम है, उसके आधार पर यह बनेगा। उदाहरण के लिए घास के मैदान, घास की संख्या घास को खाने वाले शाकाहारी की तुलना में अधिक होती है। देखिए ये पिरामिड इस प्रकार बनेगा, घास ज्यादा होती है या गाय भैंस ज्यादा है, तो घास ज्यादा है ना, तो घास आ जाएगा नीचे, उसके बाद क्या आ जाएगी, गाय भैंस आ जाएगी। क्या आ जाएगी, गाय या भैंस आ जाएगी। और गाय भैंस को भी खाने वाले कम है, यहां पर मान लीजिए क्या आ गई, लोमड़ी आ गई, और लोमड़ी को खाने वाला क्या आ गया, शेर आ गया। यानी ये इस प्रकार बनेगा, यानी सीधा बनेगा, जिसकी संख्या घास की संख्या ज्यादा है और गाय की संख्या क्या कम, और गाय से संख्या किसकी कम है, लोमड़ियों की संख्या कम है, और लोमड़ी से संख्या किसकी कम है, शेर की कम है। अगर शेर की संख्या ज्यादा हो जाए तो वो
लोमड़ी को भी खा जाएगा, गाय को भी खा जाएगा। ये यहाँ पर ये समाप्ति हो जाएंगे शाकाहारी, और ये बीच वाले तो शेर की संख्या ज्यादा हो गई, तो यहाँ पर क्या रखी है, शेर की संख्या कम होती है। तो ये क्या बनेगा, पिरामिड सीधा बनेगा। कौन सा, घास के मैदान वाला शाकाहारी जंतुओं की तुलना में अधिक होती है, शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी जंतुओं से अधिक होते हैं। यानी शाकाहारी ज्यादा होते हैं, उससे ज्यादा घास होते हैं, और सबसे कम मांसाहारी जंतु होते हैं। संख्या के पिरामिड अधिकांशतः सीधे होते हैं, लेकिन उल्टे भी बनते हैं। किस प्रकार बनेंगे, देखिए यहां पर नंबर 1 संख्या का पिरामिड दे रखा है, में घास का मैदान दे रखा है। ये लीजिए घास का मैदान, इसको खाया किसने, टिड्डे ने खाया, टिड्डे ने खाया। टिड्डे की संख्या क्या है, कम, वरना तो घास का मैदान विलुप्त ही हो जाता अब तक। और टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने खाया। मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया, मोर ने। तो ये पिरामिड क्या बन गया, सीधा बन गया। और इसी प्रकार हम वृक्ष की बात करें तो वृक्षों की संख्या क्या है, कम है, और पक्षियों की संख्या क्या है, ज्यादा। और ये क्या है, फिर ज्यादा, ये फिर ज्यादा। तो यानी ये इस प्रकार उल्टा पिरामिड बन जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर नीचे चित्र में देखिए, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा बनता है और घास का मैदान का सीधा बनता है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा बनता है सीधा, उल्टा, या सीधा और उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार बनेगा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, ये उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। और घास का मैदान का क्या बनेगा, सीधा बनेगा। इसी प्रकार देखिए यहां पर जैव भार, जैव भार का मतलब क्या आ जाएगा, भार। भार यानी भार किनका ज्यादा होता है, तो देख लीजिए यहां पर कोई समझने वाली बात नहीं है। यहां पर बात करें तो देखिए नंबर ए पर कौन आए, यहां पर जीव भार स्तूप घास स्थल। पहले क्या दे रखा है, घास स्थल दे रखा है। क्या दे रखा है, घास स्थल। बी में क्या दे रखा है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र है। और फिर क्या दे रखा है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए वृक्ष का भार ज्यादा होता है या इन कौवे या इनका भार ज्यादा होता है, तो किनका होता है, वृक्ष का भार ज्यादा होता है, इनका कम होता है। तो ये क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तालाब में बात करें, ये पादप पलवक है, इनका भार ज्यादा होता है या मछलियों का होता है, मछलियों का। तो पादप पलवक को छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखिए शेर से ज्यादा भार किसका, लोमड़ी। ये यहां पर कौन है, ये इसका। इससे ज्यादा भैंस, गाय भैंस का। इससे ज्यादा यहां पर किसका है, घास स्थल का हो जाएगा। घास स्थल, क्योंकि घास की संख्या बहुत ज्यादा है ना, और भार में तो ये ज्यादा ही होंगी। तो यहां पर इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनेंगे, ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं, कभी उल्टे नहीं बनेंगे ऊर्जा पिरामिड। आंख बंद कर कर ऑप्शन कर देना, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे ही बनते हैं। यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा किनको मिलेगी, उत्पादक को मिलेगी। उसके बाद ऊर्जा किनको ज्यादा मिलेगी, प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी। उसके बाद किनको मिलेगी, द्वितीयक उपभोक्ता को। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता को। इस प्रकार चलती है। और इसमें एक नियम भी है 10% वाला, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ऊर्जा को कैलोरी, एकांक क्षेत्र, एकांक समय, अथवा हम बात करें कैलोरी, एकांक क्षेत्र, एकांक समय में के द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहां पर देखिए उत्पादकों सूर्य से प्राप्त प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रासायनिक ऊर्जा में निर्माण करते हैं। अतः उत्पादक के पास सर्वाधिक ऊर्जा। उसके बाद ये पिरामिड चलता रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहां पर देखिए सभी सीधे बनेंगे, यहां पर कोई भी उल्टा पिरामिड नहीं बनेगा। घास में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। घास ने खरगोश, देखिए घास को किसने खाया, खरगोश ने खाया। तो खरगोश को कम ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ऊर्जा तो उनने ग्रहण की है भोजन में अपने। तो यहां पर देखिए खरगोश को अगर लोमड़ी ने खाया है तो लोमड़ी को और कम मिलेगी, और लोमड़ी को शेर ने खाया तो और ऊर्जा कम मिलेगी। यानी ऊर्जा 10% के अनुसार घटती जाती है, 10% के अनुसार घटती जाती है। मान के चलिए अगर यहां पर 90 कैलोरी ऊर्जा इनको मिली है, तो खरगोश को कितनी मिलेगी, खरगोश को मिलेगी 81। खरगोश को कितनी मिलेगी, 81 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। और इसका भी 10% कम कर दें तो इतनी किसको मिलेगी प्यारे विद्यार्थियों, इतनी मिलेगी किसको, इस लोमड़ी को मिलेगी। इस प्रकार आगे ऊर्जा चलती रहती है। और यहां पर देख लीजिए ऊर्जा का 10% नियम जो किसके द्वारा दिया गया, लिंडेमान के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या कहता है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा प्रवाह होते समय 10% व उसके आगे स्थानांतरित होती है। 90% ऊर्जा वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। जैसे 1000 कैलोरी किसको मिली है, 10,000 कैलोरी उत्पादक को। तो
तो इनको कितनी मिलेगी 1000 कैलोरी, इनको कितनी मिलेगी 100 कैलोरी, इनको 10 कैलोरी और इनको केवल मात्र 1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ये किसका नियम है? 10% ऊर्जा का नियम, जिसे लिंडेमान का नियम कहते हैं, क्योंकि लिंडेमान ने इसको दिया था प्यारे साथियों। आगे आते हैं पारितंत्र के अजैविक घटक, ये आपको करवा दिए थे कल की क्लास में। आगे क्या आता है? इसके बाद आता है क्या प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए, इसके बाद आता है हमारा क्या आता है? अब बचे हैं क्या? इसके प्रभाव। क्या बचे हैं? इसके प्रभाव। किसके प्रभाव? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभाव अब बचे हैं, जिसमें क्या आ जाएगा? हरित प्रभाव आ जाएगा, हरित प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? अम्ल वर्षा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अम्लीय वर्षा आ जाएगी। और हम बात करेंगे प्रदूषण, इंपॉर्टेंट है प्रदूषण, प्रदूषण के बारे में आ जाएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनके बारे में आ जाएगा। अब बचे हैं केवल इसके प्रभाव। तो चलिए इनको हम पढ़ लेते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या आ गया? प्रदूषण, पॉल्यूशन। ये किसको कहेंगे? ये तो बच्चे को पता है। सबसे ज्यादा लेख भी हम इसका लिख के आते थे एग्जाम में, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम आ जाए। आपको आ गया पर्यावरण प्रदूषण को समझाइए, बस। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सारा लिखाते थे हम, वायु प्रदूषण, सब कुछ लिखाते थे। तो इसमें समझने वाली बातें ही क्या रह गई? पर्यावरण के घटकों की मात्रा एवं गुणवत्ता में होने वाले हानिकारक एवं अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण फैलाने वाले को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। और प्राथमिक प्रदूषक होते हैं और द्वितीय प्रदूषक होते हैं। यानी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक, एक द्वितीय होते हैं। वे प्रदूषक जो अपनी वास्तविक अवस्था में ही पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक कहलाते हैं। जैसे CO, DDT यानी SO2, NO2, प्लास्टिक। और लेकिन जो प्राथमिक प्रदूषकों से होता है इनका निर्माण कौन से? स्मोग हो गया, पॉली क्या है? PAN है। क्या है? PAN हो जाएगा। अपघटन के आधार पर बात करें तो अपघटन के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के, एक तो जैव अपघटनीय, एक जैव अनअपघटनीय, यानी नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। तो नवीनीकरण में क्या आ जाएंगे? ऐसे प्रदूषक जिन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है? निमन कम किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है, जैसे घरेलू कचरा, मलमूत्र। लेकिन जिन्हें कम नहीं किया जा सकता वो जैव अनअपघटीय, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक को नहीं कम किया जा सकता, तो हम बात करें घरेलू कचरे, उसको कम किया जा सकता है। और प्लास्टिक देखिए यहाँ पर DDT क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन होता है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक तो गैसीय वायु प्रदूषण और एक ठोसीय निलंबित कणों द्वारा वायु प्रदूषण होता है। गैसीय में CO हो जाएगा, CH4 आ जाएगा, मेथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर ओजोन आ जाएगी, यहाँ पर SO2 आ जाएगी। और ठोस की बात करें तो यहाँ पर SPM यानी निलंबित कणीय पदार्थ, यानी इसकी बात आ जाएगी। इसी प्रकार CO देखिए, CO2 क्या है, इनके बारे में देखिए, सब कुछ ये पहले आपको बता रखा है। CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वाहनों की धुआं से मुख्यतः की जाने वाली गैस कौन सी है? CO और CO2 है। वाहनों से निकलने, सिगरेट के धुएं से निकलने वाला मुख्य पदार्थ ये देखिए CO2, सिगरेट के धुएं से ही निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण दहन से CO गैस बनती है, जबकि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से क्या बनती है? CO2 गैस बनती है। CO निंद्राकारी गैस है और यह हमें गहरी नींद प्रदान करती है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड गहरी नींद प्रदान करती है। और हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई ना तो आपकी डेथ हो जाएगी। बंद कमरे में अंगीठी जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर लेती है? फिर हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर CO को क्या कहते हैं? मिट्टी नींद में मौत देने वाली गैस, यानी साइलेंट सुसाइड गैस। किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। इसी प्रकार CO2 है, CO2 को क्या कहते हैं? यह गैस अवसन क्रिया का उत्पाद है, गैस प्रकाश संश्लेषण में क्रियाकारक है। ये इंपॉर्टेंट है। सॉलिड क्या है? शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। और इसका उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। आग बुझाने वाली गैस CO2 के कारण रात्रि में क्या होते हैं? बड़े पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, अन्यथा दम घुट जाएगा। और हीमोग्लोबिन के साथ CO2 मिल गया तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसी प्रकार मेथेन की बात करें तो मेथेन आपको दलदल में मिलेगी। मार्स गैस भी इसे कहते हैं, दलदल वाली गैस भी इसे कहा जाता है, जो गहरे कुएं, नाले, सीवरेज लाइन में, गहरी खान में, धान के खेत में, गोबर जुगाली करने वाले पशुओं में ये मीथेन गैस पाई जाती है। गोबर गैस में CNG और LPG आदि में क्या होता है? मीथेन पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात करें किसकी?
SO2 की। किसकी? SO2 की बात करें तो SO2 को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है, लावा की गैस होती है, सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस भी ये होती है, और कारखानों से भी ये सबसे ज़्यादा निकलती है। और इसमें क्या किया जाता है? SO2 में H2, ये H2O मिलाकर क्या कर दिया जाता है? H2SO4 का निर्माण कर दिया जाता है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार CFC की बात करें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो AC में, फ्रीज में, जेट इंजन में, इनमें ये काम में की जाती है। और ओजोन गैस से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह से आने पर रोकती है। ओजोन परत को प्रभावित कौन करती है? CFC करती है। तो देखिए AC से कितना घाटा है, फ्रीज से कितना घाटा है, फिर भी हम यूज करते हैं इनको। और N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं? हास्य गैस है। ये क्या है? एक प्रकार की हास्य गैस है, और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो वैश्विक तापमान को बढ़ाते हैं। वैश्विक तापमान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। आगे देखिए NO2, और ऊपर NO2, ऊपर क्या आया था? N2O। N2O तो क्या आता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और NO2 क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसमें देखिए H2O मिलाने पर क्या बन जाएगा? अम्लीय वर्षा होगी यहाँ पर HNO3 के माध्यम से। यहाँ पर वर्ष ये इंपॉर्टेंट है, यह है उद्योग धंधों से निकलने वाली जहरीली गैस है जो वर्षा के जल के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है और अम्लीय वर्षा में योगदान निभाई जाता है। किसके द्वारा? HNO3 के द्वारा। और SPM की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, निलंबन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निलंबन कहलाते हैं। और देखिए आगे PM10 यानी इसका ऐसे कण जिनका साइज 10 माइक्रोमीटर से क्या हो? कम हो। और PM2.5 ऐसे कण जिनकी साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो, ये कहलाता है। और देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? पारित कब किया गया? 29 मार्च 1981 को। और लागू कब किया गया? 16 मई 1981 को। और ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के साथ कब मिलाया गया? 1987 में। और बाद में 2000 में क्या कर दिया गया? अलग से सौर एवं ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बना दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए स्मोकिंग या धूम्रपान के कारण क्या हो जाता है? एम्फियोसीमा हो जाता है, सिगरेट ज़्यादा पीने से। डस्ट धूल के कारण क्या हो जाता है? न्यूमोकोनिएसिस। और क्राउन लंग्स क्या होता है? कॉटन डस्ट के कारण होता है। वाइट लंग्स किसके कारण होता है? ये होता है एस्बेस्टोस नाम सुना है ना आपने? डस्ट के कारण होता है। और ब्लैक लंग्स किसके कारण होता है? कोयले की धूल के कारण होता है। इसके बाद आता है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करें तो ये भी 2 प्रकार का होता है। 2 स्रोत होते हैं, एक घरेलू हो जाएगा और एक औद्योगिक कचरा हो जाएगा। जल प्रदूषण की समस्याएं देखें तो पारा की अधिकता से मिनीमाटा रोग हो जाता है, और कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है, या आउच रोग हो जाता है। कौन सा? आउच रोग हो जाता है। लीवर और फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। चारे में बात करें तो आर्सेनिक की अधिकता से पशुओं में ब्लैक फुट डिजीज हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से। और इसी प्रकार आगे और देख लीजिए, थोड़े ही रही हैं अब तो। फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। शीशे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? प्लम्बिज्म रोग हो जाता है जो तंत्रिका तंत्र का रोग है। और तांबे की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। आयरन की अधिकता से सैंड्रोसिस रोग, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा? मोगलोबिनियम या रोग हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है? बच्चे के दिल में छेद, जिससे बच्चे में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ये डीओ क्या है? ये है प्रति लीटर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 8 mg प्रति अल से कम हो तो प्रदूषित है, और इससे भी 4 से भी कम होना तो अति प्रदूषित है जल है। ये देख लीजिए प्यारे साथियों, इतना ही चैप्टर था ये, इतना आप याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन प्यारे साथियों ये रोग आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन यहाँ उससे पहले एक ध्वनि प्रदूषण के बारे में और देख लीजिए, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? WHO के अनुसार 30 से 60 dB तीव्रता के ध्वनि स्तर अनुकूल होता है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। 120 डेसिबल ध्वनि
क्या बहरेपन स्थायी बहरापन हो जाता है और 150 डेसिमल से अधिक हो जाता है। ये कोई रटने वाली बातें हैं प्यारे साथियों, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे ही दी है, पढ़ लेना वहां से अगर पढ़ना चाहो तो। लेकिन जो समझने वाली बातें थी ना वो आपको मैंने समझा दी है। जिस प्रकार ये था यहाँ पर खाद्य जाल क्या होता है, उपभोक्ता क्या होते हैं, उत्पादक क्या होते हैं, ये समझने वाली बात थी इसमें। ये आपको मैंने आराम से समझाया, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगाया। हम केवल उन्हें ज़्यादा पढ़े जहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि अब की बार हमें केवल पास करना है सीईटी। उसके बाद अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, एक बार सीईटी को पास कर लीजिए आराम से, तो फटाफट प्यारे साथियों ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। जितना पढ़ा है, जो मैंने अब छोड़ा है ना आगे ध्वनि प्रदूषण, ये मत पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र में यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो पढ़ लीजिएगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम प्यारे साथियों। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।